नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारी +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसका लेक्चर नंबर ये 9 है। तो ऑलरेडी हम 8 लेक्चर इस चैप्टर से संबंधित है वो पहले कर चुके हैं। और जैसा कि हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि जो हमारे महाभारत जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे, तो इतिहासकारों ने उसका जो वर्णन विश्लेषण है वो अलग अलग तरीक़ों से इसकी कालों के बारे में जो अध्ययन है वो किया है। चाहे इसका इसका जो बनाने का जो उद्देश्य रहा होगा लेखक के द्वारा, तो वो किन किन जो घटनाक्रम था, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से उसका जो वर्णन है वो बताया गया था। तो उसका कुछ विश्लेषण हमने किया था। इसी के अलावा हमने जो ये जितने भी स्रोत हैं जो इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं, तो इनकी जो भाषा और जो विषय वस्तु था तो उसका अध्ययन हमने अलग अलग महत्व के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में दो मुख्य जो केंद्र है वो माने गए थे। एक तो आख्यान और उपदेशात्मक जो विधि के अंतर्गत इसको दो पार्ट के अंदर है वो डिवाइड है वो किया गया था, जिसके तहत आख्यान के अंदर हम किसी को कहना या मनोरंजनात्मक तौर पे हम इसको सूचना मान सकते थे, और दूसरा था उपदेशात्मक, जिसके तहत हमने किसी को शिक्षित करना, किसी को सूचना देना, उसके लिए इसका जो वर्णन था वो बताया गया था। तो इसके बाद हमारा जो आगे का जो टॉपिक जो पॉइंट आ जाता है जो लेखक के बारे में, जैसे ये बताया गया 6.2 लेखक और इसकी तिथियों के बारे में। तो किस तरीके से इसके जो लेखक हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, इसके बारे में जो इतिहासकारों का विश्लेषण है वो किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यह ग्रंथ है वो किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर है वो संभावित है वो माने जा सकते हैं। अब इतिहासकार जब महाभारत के बारे में जब विश्लेषण और उसका अध्ययन करते हैं तो उन्हें इस बात के लिए जो औचित्यपूर्ण जो अर्थ है वो सहन या उनके सामने आता है कि यह ग्रंथ सबसे पहले लिखा ही किसने था, और उसके जो बनाने का जो उद्देश्य बताया गया था, जिस तरीके से हमने देखा था आख्यान और उपदेशात्मक जो दो विधियों के अंतर्गत इसको जो विभाजित किया गया था, तो इसके कई जो इसके इसी संदर्भ में इसके कई जो पक्ष है वो सामने आते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया कि जो ऋषि मुनि, जो ऋषि वेद व्यास थे, उन्होंने ही महाभारत की रचना जो की थी, लेकिन इसके अलावा भी एक दो नाम और हैं जिनके बारे में, लेखकों के बारे में जो इसका विश्लेषण करने के संदर्भ में इसके जो तथ्य है वो सामने आते हैं। संभवतः मूल कथा ये रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। इसके संदर्भ में अगर कुछ बात सामने आती है तो ये बात आती है कि इसके जो रचयिता माने गए हैं वो शायद हो सकता है कि भाट सारथी इसके जो उसकी मूल कथा की रचयिता है वो माने जा सकते। सबसे पहले बनाने का जो इसको संकल्पित करने का जो आधार है वो तो वेद ऋषि मुनि को ही जाता है, लेकिन इसकी कथा के बारे में जब इसका अध्ययन करते हैं तो शायद हो सकता है कि भाट सारथी थे जिन्होंने इसकी जो रचना की थी, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय तथा उपलब्धियों के बारे में ये कविताएं हैं वो लिखते थे। तो ये भाट सारथी थे वो क्या करते थे, जितने क्षत्रिय योद्धा थे इनके साथ जो कुरुक्षेत्र में या युद्ध हुआ था या उनकी विजय के बारे में, जितने भी योद्धाओं के बारे में उनकी जो वर्णन है वो करते थे, उनकी विजय के बारे में हो, उनकी उपलब्धियों के बारे में हो, तो उसी के संदर्भ में ये कविता भी लिखते थे। और इसी की वजह से ही शायद हो सकता है कि ये जो रचना करने की वजह से ही इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ, यानी कि इसको बनाने का जो आधार रहा होगा वो मौखिक रहा होगा सबसे पहले, क्योंकि जब जो भाट सारथी थे जिनका वर्णन कथा के रूप में इनका आता है, शायद इनकी ये कथा रही होगी, तो उनका आधार क्या रहा होगा? मौखिक रूप से जो इन्होंने विश्लेषण या ऋषि मुनि को बताया होगा, जब सारी चीज़ इन्होंने संकल्पित की होगी,
तो उसकी वजह शायद इनका मौखिक आधार है वो रहा होगा। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा का पर अपना अधिकार है वो कर लिया और इसे लिखा। 5वीं शताब्दी के अंदर उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना अधिकार है वो इसको मान लिया, क्योंकि ब्राह्मणों की जो भाषा शैली थी वो संस्कृत थी। संस्कृत में ही वो अपना बोलने का और शिक्षित करने का जो आधार है वो प्रस्तुत रखते थे, और इसी के आधार पर उन्होंने जो महाभारत की रचना थी उस पर अपना अधिकार है वो मान लिया गया। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल इसके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है और मातर सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। यानी कि इसी के काल संदर्भ के अंदर जो महाभारत के अंदर जो पात्र हैं कौरव और पांडव, इन्हीं के जो इर्द गिर्द दोनों की जो घटनाक्रम है वो बताई गई है, और इन्हीं के जो कथानक के आधार पर जो विश्लेषण बताया, क्योंकि सामान्य जीवन के आधार पर अगर महाभारत का अध्ययन आप देखोगे या इसका वर्णन करोगे तो सिर्फ दो परिवारों के बीच में जो आपसी तालमेल है या जितने भी इनके परंपरागत इनकी जो कहानियों के तौर पर जो वर्णन किया गया है, बताया गया है, चाहे युद्ध के बारे में दर्शाया गया है, तो सभी का सभी सिर्फ राज्य के ऊपर अधिकार के रूप में इनका जो वर्णन है वो बताया गया है। अन्य जो सामाजिक परिवेशों के अंदर जनता के साथ इनका जो संदर्भ के काल के तौर पर इसका जो कोई विश्लेषण है वो अध्ययन है वो नहीं किया गया। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यानी कि जिस तरीके से इसका वर्णन किया गया, तो क्या रेगुलर वो उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे? जिसका विश्लेषण है इन महाभारत के ग्रंथ के माध्यम से बताया गया है। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मापदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन है वो मिलता है। जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे किसी राज्य की स्थापना होती है तो उसमें राजनीतिक सामाजिक आधार है वो भी बदलते जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, हम किसी भी गांव या शहर या राज्य के अंदर जब विस्थापित होते हैं वहाँ के कुछ अलग सामाजिक परिवेश होगा, उसका जो भौगोलिक वातावरण होगा वो अलग होगा। वहाँ लोगों का जीवन, रहन सहन, बोली, उनकी शैली, आपको पहनावा, अलग संस्कृति, अलग कल्चर है वो मिलेगा। तो ठीक इसी वजह से जो महाभारत के अंदर जिन मापदंडों का, राज्यों का वर्णन किया गया है, जिन जगहों का विश्लेषण किया गया है, तो शायद हो सकता है ये उनके बीच में होने वाली आपसी जो उथल पुथल थी उसी के आधार पर जो नए मापदंड या नई जो स्थापना थी, जो सामाजिक परिवेश था, उनकी स्थापना करने के लिए इन जितनी भी कहानियों का विश्लेषण है वो अध्ययन है वो बताया गया। यानी कि एक जैसी परंपरा इनके बीच में स्थापित हो, सभी राज्य के अंदर एक जैसी परंपरा स्थापित हो, ये मुमकिन रूप से इतिहासकार इस बात के लिए स्वीकार करने के लिए सहमत है वो नहीं मानते। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यानी कि एक और 200 ईस्वी पूर्व से लेकर और 200 ईस्वी के आसपास इसमें जब इस चीज़ के बारे में हम रचना काल के बारे में, इस ग्रंथ के बारे में जब विश्लेषण करते हैं तो एक अलग ही लेवल इस चीज़ के बारे में हमें वो पता चलता है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, उन्हें विष्णु का रूप है वो बताया जा रहा था। यानी कि इस समय काल के अंदर हम क्या देखते हैं, जो विष्णु थे, जो जितने भी हमारे देवता थे उनके जो कुल देवता माने गए हैं, उसी के आधार पर जो हमारे इस महाभारत के अंदर जो पात्र है जिसके अंदर श्री कृष्ण जी का जो बताया गया, जिसके अंदर वो एक एक्टिव नायक के रूप में निभाते हैं। आपको पता भी होगा कि श्री कृष्ण जो अर्जुन महाभारत के युद्ध के अंदर श्री अर्जुन के जो सारथी बनकर उभरे थे, और सारी डायरेक्शन जो महाभारत की रचना काल के दौरान में और खास करके युद्ध काल के दौरान में जब हम देखते हैं तो अर्जुन को गाइड करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो उसी के रूप में शायद हो सकता है कि अर्जुन को एक एक्टिव रोल के रूप में इसको रिप्रेजेंट है वो किया गया हो, और विष्णु का ये अवतार है उसको बताया गया हो। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए हैं। यानी कि इसी से संबंधित अन्य जो इसके मनुस्मृति के जो उल्लेख हैं,
इसी से मिलते जुलते महाभारत के 200 से लेकर 400 ईस्वी के आसपास में वो पिछले संदर्भ के रूप में महाभारत के जो वर्णन के अंदर जोड़े गए हैं। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों में से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। यानी कि जितना इसका वर्णन करने की वजह से ही इनका जो उल्लेख होने की वजह से, जहाँ सबसे पहले इसका, जब हम महाभारत के अंदर इतिहास का जब प्रमुख रूप से जब इस श्लोकों के बारे में या ग्रंथों के आधार पर जब इसका विश्लेषण करते हैं, अलग अलग इतिहासकार इसका जो समानांतर जो रिसोर्स मिले थे उसी के आधार पर उसको कॉमन माना गया था। जहाँ 10,000 इसके श्लोक पाए गए थे इतिहासकारों को, वो श्लोक आगे चलकर इसकी जो संख्या थी वो 1,00,000 होने का आधार है, शायद यही रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड, जो कालांतर के अंदर जो अन्य राज्यों के अंदर जो घटनाक्रम थे वो कहीं ना कहीं महाभारत के साथ है वो जोड़ दिए गए थे। यानी अन्य राज्यों के साथ जो जितने भी अन्य जो सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम थे उनके जोड़ने की वजह से ही इसका जो आधार था वो 10,000 श्लोकों से बढ़कर 1,00,000 है वो हो गया था। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता श्री व्यास है वो माने जाते हैं। तो साहित्य के आधार पे अगर इसका जब आधार हम देखते हैं तो इसके आधार पर इसकी जो रचनाकार किसको माने जाते हैं, ऋषि व्यास को माना जाता है। आगे हमारा पॉइंट आ जाता है कि सदृशता की खोज, यानी कि महाभारत का जो ये घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर 2 राज्यों का वर्णन किया गया है, क्या इतिहास का इस बात के लिए देखने के लिए या मानने के लिए, विश्लेषण करने के लिए प्रमुख है, क्या जो महाभारत के अंदर जो राज्य, स्थान, जगह का वर्णन किया गया है तो उसका हम किस आधार पर उसका वर्णन है वो कर सकते हैं, किन आधार पर। क्योंकि अगर जहाँ इन महाभारत के अंदर जिन जगहों के अंदर जो वर्णन किया गया, जिन इंद्रप्रस्थ और आपने देखा हस्तिनापुर नामक 2 राज्य का वर्णन किया गया है जो कुरु राज्य के अंतर्गत, कुरु एक जनपद के अंदर आते थे, तो क्या उनका जो उस जगह का उल्लेख करने के बाद, उत्खनन करने के बाद, खोदने के बाद इसका कुछ हमें अंश है वो मिल सकते हैं। इसके बारे में इस पॉइंट के आधार पर हम इसका विश्लेषण है वो कर सकते हैं। महाभारत में अन्य किसी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों तथा बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है वो किया गया। तो जैसा कि हम महाभारत का जब विश्लेषण करते हैं उसके आधार पर इसका जो युद्धों के साथ साथ अन्य जो वन है, राजमहल है, जो बस्ती हैं, जो जगह हैं, जो गांव हैं, उसका संजीव चित्रण है वो किया गया है। 1951-1952 में पुरातात्विक बी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन है वो किया था। तो 1951-52 के अंदर बी लाल थे जिन्होंने एक वर्तमान समय के जो आज का हस्तिनापुर जो गांव है उसकी खुदाई की थी। क्योंकि शायद ये हो सकता है कुरु जनपद के अंदर जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो राज्य का वर्णन किया गया है, इसके अंदर जो बताया गया है, शायद वर्तमान समय के अंदर जो आज का जो ये राज्य है या प्राचीन समय के जो ये गांव है इन्हीं का उल्लेख किया गया। तो उन्होंने क्या किया था, इसका उत्खनन है वो किया गया था, यानी कि उसकी खुदाई है वो की गई थी। क्योंकि खुदाई करने की वजह से जी यहाँ जो साक्ष्य पाए जा सकते हैं उसी के आधार पर इसका जो रेलिवेंट है हम इसको मान सकते हैं। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था, यानी कि इसका जो वर्णन किया गया था, जैसा इतिहासकार महाभारत में बताया गया था कि यही वो हस्तिनापुर है जिसका महाभारत में उल्लेख है वो किया गया था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी द्वाब क्षेत्र वाले इस पुरास्थल का होना जहाँ कुरु राज्य विस्तृत था इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरु की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। जैसा कि कुरु जनपद के अंदर हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर जिसका वर्णन किया गया है, जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ 2 राज्य थे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तरी गंगा का जो मैदान हमारा क्षेत्र आता है, तो शायद हो सकता है ये उसी के जो वर्णन किया गया है महाभारत के अंदर, शायद उसी के अंतर्गत ये आता हो। तो शायद ये पुरास्थल का जो वर्णन था वो कुरु जनपद था, उसको जो राजधानी हस्तिनापुर थी, शायद उसका उल्लेख जो बताया गया था, तो ये ठीक हो भी सकता है। तो इसी की वजह से ही बी लाल ने 1951-52 के अंदर उसका जो उत्खनन कार्य था वो किया था, यानी कि उसकी खुदाई थी वो की थी।
बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य एवं मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है वो होता है। यानी कि 5 एक लेयर है, उसके आधार पर इसके जो साक्ष्य वो यहाँ मिले थे बीबी लाल बत्रा को, और यानी कि अलग अलग उसका वर्णन किया गया था। आपने जैसे आपने देखा होगा, कभी भी कोई सभ्यता है वो समाप्त होने के बाद उसके अंश है वो वहीं रह जाते हैं। रहने का मतलब ये होता है कि वहाँ मिट्टी के कुछ घड़े, या जैसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे उनकी जो प्राचीन समय के अंदर जैसे वो उसके शवों को दबाते थे, तो वो क्या करते थे, जो राजा महाराजा के तहत होते थे या सामान्य शव है वो माने जाते थे, तो वो शायद हो सकता है वो जिस तरीके से उनका शव दहन किया जाता था, कंकाल मिले थे, उनके बीच में कुछ धातुएं, विशिष्ट धातुएं मिली थी, तो शायद उनकी वजह से उनको एनालाइज किया गया था कि ये राजशाही परिवार से संबंधित कंकाल है वो हो सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम उन साक्ष्यों के आधार पर जो उनकी लेयर के अंदर मिले थे उनके आधार पर ये महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। शायद हो सकता है यहाँ जो महाभारत जिनका वर्णन महाभारत के अंदर राज्य के अंदर कुरुओं की राजधानी का वर्णन किया गया हस्तिनापुर का, तो शायद ये हो सकते हैं। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ था वहां से आवास घरों की कोई निश्चित प्रयोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी के बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। यानी कि लाल कहते हैं कि जिस तरीके से लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर जो घरों के जो विश्लेषण करने के बारे में जो उसका उत्खनन हुआ था, तो उसके बारे में कुछ खास जो प्लानिंग थी वो तो थी नहीं कि किसी खास प्लानिंग की वजह से वहाँ मिले हो, लेकिन जो कुछ दीवारें और जो मिट्टी के अवशेष मिले हैं, कच्ची मिट्टी के अवशेष मिले हैं, उसकी वजह से उसमें समानता है वो मानी जा सकती है, रेलिवेंट है, उस महाभारत से संबंधित है वो माने जा सकते हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी जिन पर मिट्टी का प्लस्तर है वो चढ़ा दिया जाता था। यानी कि दूसरे स्तर के ऊपर एक सरकंडे जो एक खास किस्म की छत लगाने की उसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो शायद उसका एनालाइज करने के बाद ये इस बात का इशारा कर रही हो कि दीवारों के ऊपर कच्ची मिट्टी से उसका जो लेप है वो लगाया जाता था और उस पर प्लस्तर है वो चढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो मिट्टी का लेप है वो चढ़ा दिया जाता था। तो उनके अवशेषों के माध्यम से ये जो दूसरी लेयर के ऊपर ये उसका अध्ययन है वो करने से पता चलता है। तीसरे स्तर पर के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। यानी कि जब तीसरे लेवल के जो स्तर माने गए थे तो उसके अंदर क्या किया गया था, जब कुछ घर ऐसे थे जो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और कुछ घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनके शोषण गट और ईंटों के नाले गंदी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और वल्य कुलों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले घरों दोनों रूपों में किया जाता था। तो जब तीसरे लेयर की जब बात आती है तो उसके अंदर उसका अध्ययन करते हैं, तो जो नालों का और सामान्य नालों का जो वर्णन है उसके अध्ययन से ये पता लगता है कि उसके अंदर पानी की व्यवस्था होती थी, पानी पीने योग्य के लिए अलग होती थी, घरों के लिए जो वैश्य पानी होता था वो अलग होता था, और मल मूत्र के लिए जो जो नलियाँ वगैरह बनाई गई थी उसके आधार पर इसका अध्ययन है वो विश्लेषण है वो किया जा सकता है। तो इतिहासकार इस संदर्भ के अंदर दूसरा और तीसरे स्तर के लेवल के आधार पर उसका वर्णन है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, लेकिन जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब करो, जिसने अभी तक ये सब्सक्राइब है वो नहीं किया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू पढ़ सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, बंधुत्व जाति और वर्ग का। और तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।